बचपन से ही निडर, बहादुर और बेबाक था। उसे घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवारबाजी अपने बाप से विरसे में मिली थी। वो शिकार पर निकलता था तो कभी खाली हाथ नहीं लौटा था। वो ताकतवर होने के साथ साथ बला का ज़हीन था और इसी वजह से उसका बाप उस पर भरोसा करता था। उसका ताल्लुक औगोज़ तुर्कों के काई कबीले से था। उसके बाप का नाम सुलेमान शाह था, लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन उसके बाप का नाम गुंदोज़ अव्वल बताते हैं। तारीख उस बहादुर को अर्तुगरुल गाजी के नाम से जानती है। सल्तनत उस्मानिया का बानी सुल्तान उस्मान अव्वल उसी का बेटा था। आप देख रहे हैं नुक्ता, जिसके साथ मैं हूं यासिर रशीद चौधरी। हमारी इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस पहुंचती रहे। बसूरत दीगर हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। अर्तुगरुल 1190 में मौजूदा तुर्की के सूबे बरूसा में पैदा हुआ। जब मंगोलों ने तुर्कमानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से कबीलों ने हिजरत की और एशियाई कोचक की जानिब रवाना हुए। काई कबीले ने शाम के करीब एक इलाके में पड़ाव डाला था, लेकिन ये इलाका सर्दियों के मौसम के लिए साजगार नहीं था। इसलिए अर्तुगरुल का बाप सुलेमान शाह चाहता था कि जल्द अज जल्द किसी बेहतर मकाम की जानिब हिजरत की जाए। उसके लिए उसने अर्तुगरुल को हलब भेजने का फैसला किया, जहां पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन हुकूमत कर रहे थे। हलब के सुल्तान अल अजीज के पास सुलेमान शाह के एलची के तौर पर अर्तुगरुल को भेजा जाना था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जिसने काई कबीले को मुसीबतों में धकेल दिया। अर्तुगरुल गाजी अपने जानिसारों के साथ शिकार खेलने गया तो वहां उसने देखा कि कुछ सलीबी ईसाई कैदियों को लेकर जा रहे हैं। उसने कैदियों को बचा लिया और सलीबियों को कत्ल कर दिया, जबकि कैदियों को कबीले में ले आया। सलीबियों से झड़प में उसने अनातोलिया पर काबिज सलीबी सरदार तीतुश का भाई भी कत्ल कर दिया, जिसके बाद सलीबी काई कबीले के दुश्मन हो गए। जबकि जो कैदी वो साथ लाया था उनमें एक बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी और बेटा था। ये शख्स रूमी सल्जूक शहजादा गयासुद्दीन था, जिसे शहजादा नुमान भी कहा जाता है। उसकी बेटी हलीमा सल्जूक शहजादी थी, जो बाद में अर्तुगरुल की बीवी बनी, और उसका भाई शहजादा शहीर भी उनके साथ था। उस वक्त तख्त की हिफाजत और किसी बगावत को कुचलने के लिए सुल्तान ने अपने भाइयों को कैद कर दिया था, लेकिन शहजादा नुमान काई कबीले के हाथ लग गया था। उसकी बाजियाबी के लिए सल्जूक गवर्नर ने भी काई कबीले को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन काई सरदार ने अपनी रिवायात का पास रखते हुए कैदी उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। जब अर्तुगरुल हलब के अमीर से मिलने गया तो साजिशों ने कैदियों को सल्जूकियों के हवाले कर दिया। हलब में अर्तुगरुल साजिशों का शिकार हुआ, लेकिन अपनी बहादुरी और ज़हानत से बच निकला। अर्तुगरुल ने जो इलाका सुल्तान से हासिल किया वो सलीबियों के कले के नजदीक था और उसमें रहने का मतलब था कि मौत के मुंह में चले जाना। कबीले के सरदारों ने मुखालिफत तो की, लेकिन सुलेमान शाह ने हिजरत की और कबीला अनातोलिया की सरहद पर आबाद हो गया। तीतुश ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उन पर हमला किया। काई कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत में उनके कले पर हमला कर दिया। काइयों ने सलीबी कला फतह कर लिया। 1225 में सुलेमान शाह के इंतकाल के बाद कबीले की सरदारी का मसला सामने आया, लेकिन उससे कबल के कोई फैसला होता, मंगोल उन पर हमला कर चुके थे। 1230 में मंगोल तातारी चंगेज खान की क़यादत में चीन और ईरान फतह कर चुके थे। मंगोलों की एशियाई कोचक मुहिम का सरबराह नवियान था। उसने तमाम तुर्क कबीलों पर हमला किया और उन्हें रौंदता चला गया। उसने काई कबीले पर भी हमला किया और कबीले को आग लगा दी। कबीले के लोगों ने मुश्किल से जान बचाई और अर्तुगरुल की वालिदा हाइमा खातून और भाई गुलदारों की क़यादत में अपने दोस्त कबीले दो दुर्गा चले गए। दुर्गा कबीले का सरबराह अर्तुगरुल का मामू था। उसने उनको रहने की जगह दी और उनकी मदद का फैसला किया। अर्तुगरुल ने मंगोलों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन कबीले के अमायदीन और उसके मामू और भाई ने इसकी मुखालिफत कर दी। लेकिन वो खामोश रहने वाला नहीं था। उसकी दूरंदेशी ने उसे बता दिया था कि मंगोल सुकून नहीं करेंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। उसने अपनी बीवी हलीमा को सुल्तान अलाउद्दीन के क़ुबाबाद के पास भेजने का फैसला किया ताकि वो सल्जूक रियासत में मुकीम हो सके और मंगोलों के खिलाफ जंग भी कर सके। अर्तुगरुल जल्द अज जल्द सल्जूक रियासत में जाना चाहता था।
اس کے لیے اس نے اناطولیہ کے مغرب کے قریب ایک علاقے کا انتخاب کیا۔ نویان کے خلاف جنگ کے دوران ارطغرل کو سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے ماموں کی وفات کے بعد اس کا ماموں زاد دودرگا قبیلے کا سربراہ بن گیا، لیکن وہ اپنی سوتیلی ماں اور غداروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بن چکا تھا۔ ارطغرل کے قبیلے کے سردار کا انتخاب کیا گیا تو اس کے بھائی گلداروں نے سرداروں کو پیسے دے کر ساتھ میں لایا اور سردار بن گیا۔ اس کا سردار بننے کا مقصد تھا کہ وہ ارطغرل کو اناطولیہ جانے سے روک سکے۔ ارطغرل کے بھائی کی پشت پر سلجوق سلطان کا نامزد کردہ وزیر سعد الدین کوپیک تھا۔ سعد الدین کوپیک ایک فتنہ پرور شخص تھا۔ سعد الدین کوپیک سلطان کو مار کر سلجوقی تخت پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اسے ارطغرل اس راہ میں رکاوٹ نظر آتا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے سردار نویان کو جنگ میں شکست دی اور صلیبیوں کی سرحد پر ہجرت کا فیصلہ کر لیا۔ ارطغرل کو ایک دینی شخصیت ابن العربی کی رہنمائی بھی حاصل تھی، جو کہ اس کی ہر فیصلے پر رہنمائی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کی تنظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے، اور ان کی مرضی سے ہی وہ صلیبیوں کے قریبی سرحد پر ہجرت کرنا چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے بغاوت کی اور اپنے جانثاروں، والدہ، چھوٹے بھائی، بیوی اور قبیلے کے 400 افراد کے ساتھ ہجرت کا فیصلہ کیا اور اناطولیہ کی مغربی سرحد پر آباد ہو گیا۔ یہاں آباد ہو کر وہ کائی قبیلے کے اس ٹکڑے کا سردار بن گیا۔ نئی جگہ ہجرت کے بعد حالات سازگار نہ ہوئے اور قبیلے میں فاقوں کی نوبت آنے لگی۔ اس دوران ارطغرل کے قبیلے کی خواتین قالین بنانے کا کام کرتی رہیں اور ان قالینوں کو بیچ کر اناج لایا جاتا رہا، لیکن وہ کھانے کے لیے بہت کم تھا۔ مغربی سرحد پر اس کا سب سے بڑا حریف چاودار قبیلہ تھا، جس کے سردار جاندار بے کے بیٹے اورال نے ارطغرل کی مخالفت کی اور اس کے قالینوں کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے متعدد سپاہی قتل کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مال جلا دیا، جس کے بعد اس کے قبیلے پر مزید مصیبتیں ٹوٹ پڑیں۔ وہ جس بازار میں تجارت کرتے تھے اس بازار کو ہانلی بازار کہا جاتا تھا۔ یہ بازار آج بھی ترکی میں ہانلی بازار کے نام سے موجود ہے۔ اس کا مالک سیمون قسطنطینیہ کے صلیبیوں کا جاسوس تھا۔ جب ارطغرل کو معلوم ہوا تو سفید داڑھی والوں نے اسے اس جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل نے اپنے سپاہی نورگل کے ساتھ مل کر اس کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف جنگ کر کے ہانلی بازار پر قبضہ کر لیا۔ اس نے چاودار قبیلے کے سردار کے بیٹے اورال سے بھی انتقام لینے کا فیصلہ کیا، لیکن امیر سعد الدین کوپیک نے مداخلت کی اور اسے بچا لیا۔ امیر سعد الدین چونکہ اس علاقے کا سردار اعلیٰ تھا، اس لیے اس کی بات کا ماننا ضروری تھا، لیکن ارطغرل اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس دوران سلطان علاء الدین کیقوباد کا اس علاقے سے گزر ہوا تو اس نے ہانلی بازار کے رومی اور عیسائی تاجروں سے جب ارطغرل کی ایمانداری اور بہادری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا۔ امیر سعد الدین نے سلطان کو ورغلایا کہ ارطغرل ریاست کے اندر ریاست بنا رہا ہے اور ہانلی بازار کو سلطنت کو دینے کی بجائے اس پر خود قابض ہو گیا ہے، لیکن سلجوق سلطان پہلے ہی ارطغرل کا مداح ہو چکا تھا اور ترکوں کی روایات کے مطابق تلوار سے حاصل کی گئی جگہ اس کی ملکیت ہوتا ہے۔ سلطان نے ارطغرل کو اس سارے علاقے کا سردار اعلیٰ بنا دیا اور سعد الدین کو واپس کونیا بلا لیا۔ سردار اعلیٰ کے ساتھ ساتھ اس نے ارطغرل کو کارا چائسار قلعہ فتح کرنے کا بھی حکم دیا، کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ سلطان نے اس کو وعدہ کیا کہ وہ جلد اپنی ایک فوج اس کی مدد کو بھیجے گا۔ ان سب جنگوں میں چاودار قبیلے کا اورال بے ارطغرل کے خلاف رہا، مگر اس کا بھائی آلیار اور بہن اصلاحان نے ارطغرل کا ساتھ دیا۔ آلیار جان فشانی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے بھائی اورال کو ارطغرل نے بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس کی بہن اصلاحان کو قبیلے کی سربراہ بنا دیا گیا اور ارطغرل نے اپنے سب سے بہترین دوست ترگت، جسے نورگل بھی کہا جاتا ہے، اس سے اس کی شادی کروا دی۔ لیکن یاد رہے، نورگل کی پہلی بیوی منگولوں کے حملوں میں زندہ جلا دی گئی تھی۔ یوں دونوں قبیلوں میں دوستی کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس دوران ایک جھڑپ میں قلعے کا کمانڈر ویسیلیوس ارطغرل کے ہاتھوں مارا گیا اور نیکیا کے شہنشاہ نے آرس کو گورنر بنا کر بھیجا۔ آرس نے ارطغرل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جنگ روک دی، لیکن امیر سعد الدین کوپیک اور چاودار قبیلے کی دوسری شاخ کے سردار بہادر بے کے ساتھ مل کر اس نے ارطغرل کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ اس نے ارطغرل کے بیٹے کو بھی قید کر لیا اور بہادر بے کی سازشوں میں مدد کی۔ ارطغرل نے بہادر کو قتل کر دیا اور چاودار قبیلے کا نیا سردار اصلاحان کے شوہر نورگل کو بنا دیا۔ اس سے نمٹ کر ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر قلعے پر حملہ کیا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔
कले का गवर्नर आरस अपनी जान बचाकर भाग गया और कले पर सल्जूक सल्तनत और काई कबीले का परचम लहरा दिया गया। कारा चाइसार कला और हानली बाजार फतह करने के बाद एर्तुगरुल का हर तरफ चर्चा होने लगा। एर्तुगरुल ने कले में अपने भाई सारंग को नायब मुकर्रर किया और सादुद्दीन कोपिक के साजिशों से सुल्तान को आगाह करने कोनिया चला गया। कोनिया में सुल्तान को उसने अमीर सादुद्दीन के खिलाफ सबूत दिए, लेकिन वो साजिशी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 1237 में उसने सुल्तान अलाउद्दीन के कुबाबाद और उसके नामजद जानशीन शहजादा कलीज अरसलान को कत्ल करवाकर गयासुद्दीन कैसरो को सल्जूक सुल्तान बना दिया। सुल्तान के कत्ल का इल्जाम एर्तुगरुल पर लगा दिया और उसे कैद में डाल दिया गया। एर्तुगरुल को कैद में डालने के बाद सल्तनत पर अमीर सादुद्दीन कोपिक का कब्जा हो गया। उसने कारा चाइसार कले और उस इलाके से एर्तुगरुल की सरदारी खत्म करवा दी और गुनाल्प नामी कलेदार को सरदार आला और कले का निगरान बना दिया। लेकिन जब सुल्तान गयासुद्दीन को मालूम हुआ कि उसके बाप को एर्तुगरुल ने नहीं बल्कि उसकी मां के साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक ने कत्ल करवाया है, तो उसने एर्तुगरुल को दोबारा सरदार आला बनाया और एर्तुगरुल को आजाद करवा दिया। सुल्तान गयासुद्दीन ने अमीर सादुद्दीन को कत्ल करने का हुक्म जारी किया और एर्तुगरुल को ये जिम्मेदारी सौंपी। एर्तुगरुल ने गुनाल्प बे को इस साजिशी शख्स की असलियत से आगाह किया और उसके साथ मिलकर सादुद्दीन कोपिक का खात्मा किया और सल्तनत को दोबारा पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन उसने गुनाल्प को कारा चाइसार कले का निगरान ही रहने दिया और खुद कबीले समेत सोगोत हिजरत कर गया। सोगोत वह इलाका था जो उसकी बहादुरी से खुश होकर सुल्तान अलाउद्दीन ने उसे इनायत किया था और आजादी दी थी कि वो चाहे तो इर्द गिर्द के इलाके फतह करके अपनी जागीर बढ़ा सकता है। उसने हानली बाजार भी सल्जूक रियासत को सौंप दी और खुद सोगोत हिजरत करने की तैयारी करने लगा। इस दौरान ओख्ताई खान ने दोबारा अनातोलिया पर हमला करने का ऐलान किया और नवियान को यह काम सौंपा गया कि वो या तो सुल्तान गयासुद्दीन को अतात पर राजी करे या फिर अनातोलिया को तबाह बर्बाद कर दे। नवियान ने जब सुल्तान गयासुद्दीन को 2 गुना लगान और अतात का हुक्म दिया तो उसने एक सुलहनामा देकर एर्तुगरुल को नवियान के साथ ओख्ताई खान के पास सफीर बनाकर भेजा। एर्तुगरुल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए नवियान की बहन ने काई कबीले पर हमला करने का मंसूबा बनाया, लेकिन वो कामयाब न हो सकी और नवियान की बहन मारी गई। उधर जब एर्तुगरुल ओख्ताई खान के पास पहुंचा तो उसने अमन मुआहिदे पर मोहर लगा दी और 2 साल के लिए सल्जूकों को मोहलत मिल गई। लेकिन इसी दिन ओख्ताई खान मारा गया और उसकी मौत का जिम्मेदार एर्तुगरुल को करार दिया गया, लेकिन वो भाग निकलने में कामयाब हो गया। नवियान ने उसका ताकुब किया लेकिन नाकाम रहा। नवियान वापस चला गया और ओख्ताई खान के बेटे कदुन खान को, जो उसका जानशीन था, उसे अनातोलिया पर हमले के लिए तैयार किया, जिसके नतीजे में 1243 में कोसे डाग की जंग लड़ी गई। एर्तुगरुल जब वापस कबीले पहुंचा तो उसने सोगोत जाने के लिए कबीले को तैयारियां शुरू करने का हुक्म दिया। इस दौरान सोगोत की सरहद पर मौजूद कले के गवर्नर ने उसके सिपाहियों पर हमला किया और उसके जवाबी हमले में उसने कले के गवर्नर को मार दिया और कले पर कब्जा करने का फैसला किया। लेकिन ऐन उस वक्त नीकिया के शहंशाह का बेटा प्रिंस थियोडर बजाते खुद उसके पास आया और उससे शहंशाह की जानिब से माजरत की और दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जिसके बाद सोगोत में सलीबियों की जानिब से खतरा टल गया और उसने कबीले समेत सोगोत हिजरत कर ली, जो कि अब एर्तुगरुल गाजी की जागीर थी। कोसे डाग की जंग में सल्जूकों को बुरी तरह शिकस्त हुई और मंगोलों ने अनातोलिया पर कब्जा कर लिया और इर्द गिर्द के तमाम कलेदार, कबीलों के सरदार, यहाँ तक कि सुल्तान भी मंगोलों को टैक्स देने पर मजबूर हो गया। सल्जूक दरबार में सुल्तान मंगोलों के हाथ की कठपुतली बन गया। गयासुद्दीन का जानशीन मुकम्मल तौर पर मंगोलों के हाथों में खेल रहा था। मुस्लिम उमरा मंगोलों से सोना लेकर उनके मफाद के लिए काम कर रहे थे। सुल्तान के बड़े बेटे अज़ाउद्दीन कैकाउस ने मंगोलों से बगावत की, लेकिन उसका साथ देने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसने नेकिया में जाकर पनाह ली और उसका भाई रुकनुद्दीन कलीज अरसलान सुल्तान बन गया। मंगोलों का हुक्मरान हलाकू खान बन गया था, जो मशरिक में तबरेज तक खून की नदियां बहा चुका था और अनकरीब अनातोलिया के बाकियों को रौंदने का मंसूबा बना रहा था। इस दौरान एर्तुगरुल ने सोगोत में अपना कबीला बसा लिया और वहां से मंगोलों के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन ये जिद्दोजहद जाहिरी नहीं थी। जाहिरी तौर पर वो मंगोलों को टैक्स देता था, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो मंगोलों के खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तैयार कर रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान मलिकुल ज़ाहिर, रुकनुद्दीन बेबरस और चंगेज खान के पोते बरका खान, जिसने अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया था और मंगोलों के खिलाफ जंग जारी रखे हुए था, उसके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। सुल्तान अज़ाउद्दीन कैकाउस
गौस और उसके हामी कबाइल को इकट्ठा किया और उन दो बड़ी ताकतों को मंगोलों से लड़ने के लिए तैयार कर लिया। लेकिन अंदरूनी साजिशों और सलीबी कले के गद्दार गवर्नर की तरफ से हमलों के बाद एर्तुगरुल बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए एक बड़ी जंग जरूरी थी। लेकिन इस दौरान वो किसी तौर भी बाज़ंतीनियों से जंग का सोच भी नहीं सकता था। मंगोलों की शोरश जारी थी, जबकि कई कबीले के लोग उनसे मिल चुके थे। एर्तुगरुल का सोगोत से कंट्रोल खत्म करने के लिए सल्जूक वजीर बहाउद्दीन ने उमरूलो कबीले को सोगोत में बसाने का फैसला किया। उमरूलो कबीले का सरबराह एर्तुगरुल के खिलाफ था, लेकिन उसकी बेटी एर्तुगरुल को पसंद करने लगी और बाद में एर्तुगरुल ने उससे शादी कर ली। सलीबी बागियों ने किले पर कब्जा कर लिया। उनका सरबराह कमांडर ड्रागोस था, जो एर्तुगरुल को सोगोत से निकालना चाहता था। उसने अमरूलो कबीले के सरदार को कत्ल करके उसके इल्जाम एर्तुगरुल के बेटे गुंदोस एलब पर लगा दिया, जिसके बाद दोनों कबीलों में लड़ाई का अंदेशा हो गया। लेकिन एर्तुगरुल की जहानत और समझदारी से वो इस मुसीबत से बच निकले। उमरू बे के बाद उसका बेटा बोलाद बे उस कबीले का सरबराह बना। बोलाद बे मंगोलों का खास आदमी था और बागी कबाइल के खिलाफ एक मुहिम जारी रखे हुए था। अपनी असलियत छुपाए हुए वो अल्बास्ती के नाम से तुर्क कबीलों के लिए दहशत बना हुआ था। दूसरी तरफ ड्रैगोस भी गुमनाम था। एर्तुगरुल को दो गुमनाम दुश्मनों का सामना था और वो दोनों उसकी नजरों के सामने थे, यानी अल्बास्ती बोलाद बे के रूप में और ड्रैगोस सोगोत के कलीसा में जिंगूच के रूप में। अल्बास्ती ने एर्तुगरुल के भाई गुलदारों के कबीले को भी तबाह कर दिया और वो अपनी जान बचाकर पहाड़ों में रूपोश हो गया था। एर्तुगरुल के सामने नादीदा दुश्मन थे और एक अजीम मकसद उसका मुंतजिर था। इस सूरत हाल में वो किसी तौर इन मामूली दुश्मनों को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एर्तुगरुल ने मंगोलों के दो सरदारों को कत्ल कर दिया जो उसके कबीले पर हमलावर हुए थे। उनकी मौत के बाद हलाकू खान का भाई एरुक बोका उसके मुकाबले के लिए सोगोत आ गया। उसने अल्बास्ती की मदद की और एर्तुगरुल के खिलाफ जाल बुनने शुरू किए। लेकिन एर्तुगरुल एक मर्तबा फिर अपनी ज़हानत से बच निकला। उसने ड्रैगोस को बेनकाब किया और उसे कत्ल कर दिया। अल्बास्ती भी जब खुलकर एर्तुगरुल के सामने आया तो उसके भाई गुलदारों के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल उन दुश्मनों से निमटने के बाद मगरिब में बरका खान से मुलाकात के लिए चला गया। एरुक बोगा को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो उसके पीछे चला गया। एर्तुगरुल ने बरका खान के गद्दार वजीर को बेनकाब किया और एरुक बोगा भी बरका खान के हाथों मारा गया। एर्तुगरुल ने बरका खान के साथ मिलकर मंगोलों से जंग की। उसने बरका खान को यकीन दिलाया कि जब वो मंगोलों पर हमला करेगा तो अनातोलिया के तुर्क उसके शाना बशाना होंगे, जबकि सुल्तान जाहिर बेबरस भी अपनी फौज के साथ उनके साथ शामिल हो जाएगा। एर्तुगरुल वापस कबीले आ गया और अपने छोटे भाई दुंदार बे को कायम मकाम बनाकर उस जंग के लिए रवाना हो गया। उस जंग में मंगोलों को शिकस्त हुई। लड़ाई के दौरान ही हलाकू खान अलील हो गया और बीमारी से चल बसा। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। बगदाद से खिलाफत अब्बासिया के खात्मे के बाद खिलाफत अब्बासिया काहिरा मुंतकिल हो गई। सुल्तान बेबरस भी वापस मिस्र चला गया और एर्तुगरुल जंग से गाजी बनकर लौटा, इसीलिए गाजी उसके नाम का हिस्सा बन गया। वो 1280 में 90 साल की उम्र में सोगोत में फात हुआ और उसी शहर में उसका मकबरा तामीर किया गया। एर्तुगरुल गाजी की बहादुरी और शुजात और फरोग इस्लाम की खातिर जद्दोजहद की निशानी के तौर पर तुर्कमानिस्तान में उसके नाम पर एक मस्जिद भी तामीर की गई है।